हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस दो तरीके का होता है। एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में होता है? जब आपके पास सर्किट में या स्टेडी करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में। स्टेडी करंट का मतलब है कि थ्रू आउट द सर्किट। तो सपोज आपके पास ये एक सर्किट है ग्रीन कलर से, एक दूसरा सर्किट है ग्रीन कलर से, ये ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया लूप 1 और इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, करंट जब आपका फ्लो करेगा सर्किट में तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, राइट। क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, बायो सेवर्ट लॉ से। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये जो छोटा वाला लूप दिख रहा है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये आपका लूप 2 है, ठीक है। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जो जा रही हैं B1 जो कि है इस वाले लूप में करंट के कारण, तो वो तो यहाँ से भी पास होगी। तो जब यहाँ से पास होगी तो हम इसमें इस लूप में क्या निकाल सकते हैं, इस लूप से निकाल सकते हैं फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। उससे पहले ये स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी करंट का मतलब होता है कि थ्रू आउट द लूप, यानी इस लूप में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है हर पॉइंट पे करंट का मान सेम है, राइट। यानी करंट हर पॉइंट पे सेम है पूरे लूप में। ओके, तो φ2 जो होगा, φ2 मतलब है लूप 2 से एसोसिएटेड। तो φ2 जो है फ्लक्स ऑफ B1 थ्रू लूप 2। ओके, तो लूप 2 से फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा, B डॉट DA, है ना। φ2 कितना हो जाएगा, B1 डॉट DA2। DA2 क्यों? क्योंकि हम इसका एरिया लेंगे और B1 जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके द्वारा, इसके कारण, दिया जाएगा B1 डॉट DA2। लेकिन B1 का मान कितना होगा अगर हम बात करें बायो सेवर्ट लॉ से, तो बायो सेवर्ट लॉ से B1 का मान हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 DL1 क्रॉस R कैप अपान R स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट लॉ है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो φ2 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है करंट की, राइट। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया तो कांस्टेंट रहेगा इसका, इस वाले लूप का एरिया कांस्टेंट है। जो B है, अब DL क्या है, DL R कैप बाई R स्क्वायर। तो R कैप बाई R स्क्वायर क्या है, तो लूप के रिलेटिव डिस्टेंस, यानी इस लूप से इस लूप का डिस्टेंस, राइट, R स्क्वायर जो आपका दिख रहा है। और DL जो है वो क्या है, DL है लाइन इंटीग्रल, यानी इस डायरेक्शन में DL1 है, तो इसका मतलब है कि लूप 1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम यहाँ से देखें सारी चीजें तो कांस्टेंट है, करंट को हम चेंज अगर करें तो फ्लक्स भी हमारा चेंज होगा। तो यानी फ्लक्स जो है, दूसरे लूप में जो फ्लक्स है वो पहले लूप में करंट के प्रोपोर्शनल है, राइट। φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम प्रोपोर्शनल, यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल जो सिंबल इसको हटाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जो कि है आपके पास m। तो अगर इसे φ2 है तो हम इसको लिखते हैं M21 और ये आपका I1 आ गया। तो जो M21 है इसी को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। M21 इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये M21 हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि अगर पहले वाले लूप में करंट I1 फ्लो कर रहा है तो दूसरे लूप से फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा, उसकी इंफॉर्मेशन किस में होगी, M21, ठीक है। तो M21 जो है उसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो φ2 अगर हम कैलकुलेट करें, कि अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं बेसिकली कि M21 का मान अगर दो हमारे पास कॉइल है तो कितना होगा, M21 का मान अगर दो कॉइल है तो कितना होगा, इस फार्मूले को बोलते हैं न्यूमान फार्मूला, यानी फार्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं φ2 हमारे पास क्या होता है, B डॉट DA2, यानी दूसरे लूप से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, पहले लूप का मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई दूसरे लूप का एरिया। तो अब यहाँ पे जो B है वो कितना होता है, कर्ल ऑफ A, राइट। तो कर्ल ऑफ A1 हो गया डॉट DA2। अब ये जो है इसको सरफेस इंटीग्रल है, कर्ल है, तो हम इसको स्टोक्स लॉ से लिख सकते हैं A1 डॉट DL2, राइट। तो ये आ गया आपके पास इतना। अब A1 जो होता है, अगर आपके पास कोई एक करंट कैरिंग लूप है तो A1 का जो मान होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 DL1 अपान R, इसका क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। तो A1 को ऐसे समझ सकते हो जैसे पोटेंशियल आपके पास होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, उसी तरीके का कुछ ये भी है, बस यहाँ पे भी 1/R है लेकिन ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसी के एनालॉगस में इसको याद किया जा सकता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 DL1 क्रॉस DL1 अपान R, इसका क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। तो φ2 में जैसे रख देंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा, इस A1 की जगह पे जस्ट पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई इतना पूरा जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया डॉट DL2 और ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा DL1 DL2 अपान R।
तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें इस फ्लक्स φ2 को इस इक्वेशन से, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा M21, I1 को छोड़ के बाकी जितना टर्म है वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा M21 के बराबर। तो M21 जो आ गया वो आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई क्लोज्ड इंटीग्रल dl1 डॉट dl2 अपॉन r, जहाँ पे r क्या है, डिस्प्लेसमेंट, r क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस है, दो कॉइल के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस है, और dl1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग लूप 1, dl2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग लूप 2, म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इस फार्मूले को बोला जाता है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला है, इसको बोला जाता है न्यूमैन फार्मूला। दिस फार्मूला रिवील्स दैट M21 इज ए प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। M21 क्या है आपका, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी का मतलब है ये केवल और केवल डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन शेप्स, साइज एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू लूप्स, राइट। शेप, साइज, उसका इंफॉर्मेशन इसमें आ गया, और किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव डिस्टेंस पे। ये कभी भी करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है M21, राइट। तो M21 क्या है, एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करता है शेप, साइज एंड रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ कॉइल्स के बीच। दूसरा पॉइंट है M21 और M12, यानी दूसरे लूप से एसोसिएटेड, अगर पहले लूप में हम करंट फ्लो करें तो दूसरे लूप से एसोसिएटेड जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो M21 है, और अगर हम दूसरे लूप में सेम करंट फ्लो करें तो पहले लूप से एसोसिएटेड जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M12 है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, M21 इज इक्वल टू M12। इसको बोला जाता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमारे पास M21 का जो फार्मूला था, M21 बस 1 और 2 यहाँ पे है, राइट। तो dl1 डॉट dl2, तो अगर M12 लिखेंगे तो M12 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dl2 डॉट dl1, ये आ जाएगा dl2 डॉट dl1, राइट, M12 के केस में। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ आ गया, और यहाँ डबल इंटीग्रल आ गया, क्लोज्ड डबल इंटीग्रल आ गया, और ये आ जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, a डॉट b बराबर b डॉट है, तो ये आ जाएगा जस्ट यहाँ पे dl1 डॉट dl2 अपॉन r। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका है, यहाँ से अगर देखें ये सेम ही चीज है, ये आपका M21 है। तो लेके चले थे हम लोग M12, आगे हमारा M21, तो इसका मतलब है M21 इज इक्वल टू M12। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। ए शॉर्ट सोलेनाइड लेंथ स्मॉल l एंड रेडियस a with n1 turns per unit length lies on the axis of a very long solenoid, radius b and 2 turns per unit length. Current I flows in the short solenoid. What is the flux through the long solenoid? तो आपको पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास दो सोलेनाइड है, एक ग्रीन कलर से दिख रहा है और एक जो ग्रीन कलर से दिख रहा है इसका रेडियस है b, ठीक है, और एक इसके अंदर एक स्मॉल सोलेनाइड है, एक स्मॉल सोलेनाइड जो पिंक कलर से दिख रहा है जिसका रेडियस है a, ठीक, और इसका लेंथ है l। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि अगर हम इसमें करंट, छोटे वाले सोलेनाइड में अगर करंट फ्लो करे I, तो बड़े वाले सोलेनाइड से कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग रिवर्स में करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि इसमें हम लोग करेंगे क्या कि उल्टा अप्रोच करेंगे, मतलब इस वाले में करंट फ्लो करेंगे, सेम करंट, सपोज इसमें I हम फ्लो करते और इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करते, तो अब हम यहाँ करेंगे क्या, इसमें I फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, और छोटे वाले में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। गिवन करंट I flows in short solenoid, we have to calculate the flux in the long solenoid. We solve for the reverse condition, that is I flows in the long solenoid and calculate the flux in smaller solenoid. तो phi small is equal to phi large। तो अगर हम बड़े वाले में करंट फ्लो करके छोटे वाले में फ्लक्स कैलकुलेट करें, या छोटे वाले में करंट फ्लो करके बड़े वाले में फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो ये दोनों फ्लक्स सेम होंगे। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि M21 इज इक्वल टू M12। कैसे प्रूफ करेंगे, phi1 इज इक्वल टू phi2 कैसे प्रूफ हो जाएगा, तो phi1 यानी पहले वाली कॉइल से एसोसिएटेड जो आपके पास phi1 जो है बेसिकली आपके पास जो है स्मॉल जो है उसको हम मान लेते हैं कि ये phi1 फ्लक्स है इससे एसोसिएटेड, बड़े वाले से जो है वो phi2 फ्लक्स है। तो phi1 हो जाएगा आपके पास M12, मान लेते हैं करंट I फ्लो कर रहा है, तो phi1 इज इक्वल टू M12I, यानी बड़े वाले में हम करंट फ्लो कर रहे हैं I, तो छोटे वाले से फ्लक्स इतना होगा। अब रिवर्स सोचो, छोटे वाले में हम करंट I फ्लो करें तो बड़े वाले में फ्लक्स हो जाएगा M21I, राइट। अब क्योंकि M12 और M21 बराबर है, और तो कुछ इसमें डिफरेंस है नहीं phi1 phi2 में, M12 और M21 बराबर है, तो इसका मतलब phi1 बराबर phi2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनाइड, तो phi1 बराबर phi2, तो इसका मतलब है कि हम एक में करंट फ्लो करके दूसरे में फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो चाहे बड़ा वाले में करंट फ्लो करके छोटे वाले में फ्लक्स कैलकुलेट करें, या छोटे वाले में करंट फ्लो करके बड़े वाले में फ्लक्स कैलकुलेट, फ्लक्स का मान सेम रहेगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनाइड, अब हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनाइड, अब लॉन्ग सोलेनाइड में हम करंट आई फ्लो कर रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है N2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा लॉन्ग सोलेनाइड के कारण, तो हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट N2I। अब इसका अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं छोटे वाले से, तो छोटे वाले से फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया छोटे वाले का कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई ए स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस है ए तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बी पाई ए स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट N2I पाई ए स्क्वायर। फ्लक्स एट शॉर्ट सोलेनाइड ऑफ सिंगल लूप, तो ये क्या आ गया, ये फ्लक्स आ गया सिंगल लूप के कारण, जो शॉर्ट सोलेनाइड है उसके सिंगल लूप के कारण फ्लक्स आ गया। लेकिन हमारे पास क्या निकालना है, हमें पूरे छोटे वाले सोलेनाइड के कारण कितना फ्लक्स होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि छोटे वाले सोलेनाइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका लेंथ दिया है L छोटे वाले सोलेनाइड का, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है N1। तो अगर N1 L कर दे तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा छोटे वाले सोलेनाइड में, यानी स्मॉल सोलेनाइड में। तो जस्ट इसमें हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट N2I पाई ए स्क्वायर, सॉरी N1 और N1 टाइम्स L से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा छोटे वाले सोलेनाइड में। तो ये हमें टोटल छोटे वाले सोलेनाइड में कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा अगर हम बड़े वाले सोलेनाइड में करंट आई फ्लो करें। दिस इज आल्सो द फ्लक्स एसोसिएटेड विद लार्ज सोलेनाइड इफ करंट आई फ्लो इन द शॉर्ट सोलेनाइड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, करंट को निकाल दे, बाकी जो टर्म बचेगा वही हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो अगर यहाँ करंट को निकाल दे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N2 पाई ए स्क्वायर N1 L। ये आ गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर एक सोलेनाइड दूसरे सोलेनाइड के अंदर रखा हुआ है तो हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो आ जाएगा M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L पाई ए स्क्वायर। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है सेल्फ इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस, तो मैंने बोला था कि इंडक्टेंस दो तरीके से होता है, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आता है वो आता है एसटीडी करंट के कारण, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो आता है चेंजिंग करंट के कारण। करंट का मान चेंज हो रहा है अगर, तो आपके पास जो इंडक्टेंस आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ जो सेल्फ का मतलब है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम लोग एक लूप में करंट फ्लो करते थे और दूसरे लूप में फ्लक्स कैलकुलेट करते थे। एक लूप में करंट फ्लो किया, लेट्स से लूप 1 में करंट फ्लो किया, तो लूप 2 से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस में हम लोग क्या करेंगे, सेम लूप में करंट फ्लो करेंगे और सेम ही लूप में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। सो इफ वी वेरी करंट इन लूप 1, द फ्लक्स थ्रू लूप 2 विल वेरी, और ईएमएफ जो होता है वो आ जाएगा एप्सिलॉन 2। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक लूप है उसमें हम करंट वेरी कराएंगे, तो जब करंट वेरी कराएंगे तो दूसरे लूप से जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा फाई 2 कितना हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम करंट, फाई 2 इज इक्वल टू MI, राइट। अब हमें पता है यूनिवर्सल फ्लक्स रूल कितना होता है, तो जो लूप 2 में आपके पास ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा, फाई 2 ईएमएफ इज इक्वल टू दैट इज करली E2 इज इक्वल टू माइनस डी फाई 2 बाई डी टी, राइट। अब फाई 2 का मान रख देंगे MI, तो आ जाएगा M कांस्टेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सो दिस इज M DI ओवर dt। ए चेंजिंग करंट नॉट ओनली इंड्यूसेस एन EMF इन नियर बाई लूप्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास हमने लूप 1 में करंट को चेंज किया तो लूप 2 में EMF आ गया, और वो EMF कितना हो गया, इतना हो गया। लेकिन अब जब लूप 2 में आया EMF तो इतना हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम सेम लूप में करंट चेंज करें और सेम लूप से फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो फ्लक्स कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा सेम लूप में, तो इसका मतलब है सेम लूप में जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं उससे EMF जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स उसमें भी चेंज होगा। सो ए चेंजिंग current not only induces an EMF in any nearby loops, it also induces an EMF in the source loop itself। तो फाई जो होता है, यानी सेम लूप में फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें और सेम लूप में करंट आई फ्लो करें, तो फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा LI के बराबर, ठीक है। और जो L होता है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इफ वी चेंज करंट इन द लूप, द EMF इंड्यूस्ड इन द सेम लूप कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई का मान रख देंगे LI, L कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। सो दिस इज E इज इक्वल टू, यानी EMF इज इक्वल टू माइनस L DI बाई डी टी। तो अगर हमें समझना हो तो सपोज हमारे पास एक लूप ये है, इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, बाकी किसी भी लूप में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बाकी किसी भी लूप में करंट फ्लो नहीं हुई, ऐसे रखे हुए हैं, तो फाई जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा LI के बराबर, राइट। इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो किसके टर्म में लिखा जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस।
सेम ही कॉइल में करंट फ्लो कर रहे हैं और सेम ही कॉइल में हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस लूप में बात करें, लूप 2 में, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा φ2 इक्वल टू mi। तो दूसरे कॉइल में जब हम देखते हैं तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, और जब सेम लूप में या सेम कॉइल में देखते हैं तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होता है, और सेल्फ इंडक्टेंस को ही इंडक्टेंस भी बोलते हैं जनरली। इंडक्टेंस L प्लेज सेम रोल इन इलेक्ट्रिक सर्किट एज मास प्लेज इन मैकेनिकल सिस्टम। सो L जो है आपके पास, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या है? एक तरीके से इनर्शिया का काम करता है। जैसे मास आपका इनर्शिया का काम करता है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, यानी उतना ही ज़्यादा वो मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपके पास L होगा उतना ही करंट को चेंज करना सर्किट में डिफिकल्ट होगा। सो द ग्रेटर L इज द हार्डर टू चेंज द करंट। ठीक है, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोप्लानर कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 एंड रेडियाई R1 एंड R2। तो हमारे पास क्या है? दो कंसेंट्रिक रिंग्स है, एक है ये और एक है ये। ठीक है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, तो सबसे पहले हमें बड़े वाले में करंट फ्लो करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इस वाले जो ग्रीन से दिख रहा है बड़ा वाला रिंग, इसमें हमने करंट I2 फ्लो किया। तो करंट I2 फ्लो करेंगे तो इसके सेंटर पे ही दूसरा रिंग है, तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू ग्रीन रिंग? तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका म्यू0 I2 बाई 2R2, राइट, म्यू0 I2 बाई 2R2। लेकिन अगर इसमें n टर्न्स हैं, इस वाले में n टर्न्स है, तो n2 से जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अगर आपके पास सर्कुलर रिंग के पास n टर्न्स है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू0 I2 अपॉन 2R2 N2। ठीक है, अब φ1 यानी इस वाले कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? करंट हम इसमें फ्लो कर रहे हैं, फ्लक्स इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। सो दिस इज φ1 इज इक्वल टू M12 टाइम्स I2। ठीक, φ1 इज इक्वल टू M12 टाइम्स I2। ओके, तो अब यहाँ पे आ गया आपके पास इतना। फाई जो होता है वो होता है N1 B2 A1, राइट। अब देखो φ1 क्या होता है? φ1 होता है जो फ्लक्स का ओरिजिनल डेफिनेशन है। फ्लक्स का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, या इंटीग्रेशन B डॉट DA। तो जब इंटीग्रेशन B डॉट DA करेंगे तो B क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले कॉइल के कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, तो यह आ जाएगा B2, और हम फ्लक्स किस में कैलकुलेट? पहले वाले कॉइल में, तो यह आ जाएगा N1, और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स आ जाएगा पहले वाले कॉइल में। सो आ जाएगा, इसको B2 का मान रख देंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये इतना आ जाएगा, और A1 कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? R1 का पाई R1 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, φ1 आ गया इतना। तो अब φ1 यहाँ इक्वेशन 1 से रख देंगे φ1 का मान, तो यह आ जाएगा M12 I2। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान आ गया। दो कोप्लानर सर्कुलर रिंग अगर है उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान इतना होता है। कपलिंग ऑफ टू कॉइल्स विद फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में रिलेशन। एजम्पशन क्या है? फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल लिंक्स विद अदर कॉइल। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास दो कॉइल है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। ठीक है, सपोज आपने क्या किया, इसमें करंट फ्लो कराया, तो करंट जैसे ही फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी जो इस तरीके से जाएंगी इस वाले लूप के कारण। तो जैसे ही इस वाले लूप से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारी की सारी इस वाले लूप से ही पास करेंगी, और दोनों का एरिया भी सेम है, राइट। तो इसलिए जो फ्लक्स होगा φ1 इज इक्वल टू φ2, यानी इसका फ्लक्स जितना होगा और जितना इसका फ्लक्स होगा वो दोनों सेम है। तो मान लेते हैं हम लोग व्हेन करंट I1 फ्लोज इन C1, तो पहले वाले में अगर करंट I1 फ्लो कर रहा है तो क्या हो जाएगा? जब पहले वाले लूप में करंट I1 फ्लो करेगा तो अब इससे, ये आपके पास पहला लूप है, सॉरी ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, तो C2 लूप का नाम है, L2 इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, φ2 फ्लक्स है, C1 नाम है लूप का, L1 सेल्फ इंडक्टेंस, N1 नंबर ऑफ टर्न्स, φ1 क्या है? फ्लक्स है। तो N1 φ1 इज इक्वल टू L1 टाइम्स I1, राइट, क्योंकि इसी में करंट फ्लो कर रहे हैं। हम लोगों ने बोला है कि व्हेन करंट I1 फ्लोज इन C1, तो सेम लूप में करंट फ्लो कर रहे हैं, तो सेम लूप में जब करंट फ्लो करेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? L1 I1, लेकिन टोटल फ्लक्स कितना होगा? N1 φ1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे L1 इज इक्वल टू N1 φ1 अपॉन I1। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इस वाले लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो इसमें किसके कारण होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस,
तो यह आ जाएगा m टाइम्स I1। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N2, तो N2 phi2 इज इक्वल टू M1 I1। अब phi2 बराबर phi1 दिया है तो N2 phi1 इज इक्वल टू M I1, राइट। ये एजम्पशन है कि फ्लक्स लिंकेज में क्या है कि टोटल फ्लक्स एक दूसरे का लिंक है, phi1 बराबर phi2, तो N2 phi2 की जगह phi1 रख दिया इज इक्वल टू M I1। यहाँ से phi1 का मान निकालेंगे M I1 अपान N2। ओके, यूज इक्वेशन 1b इन इक्वेशन 1a, तो यहाँ से उठा करके phi1 का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा L1 N1 अपान I1 phi1 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे M I1 अपान N2, सॉल्व कर लेंगे इसको, M I1 अपान N2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा L1 इज इक्वल टू N1 अपान N2 टाइम्स M, और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1c। अब हम दूसरा कंडीशन सोचेंगे कि सपोज हम करंट इस वाले लूप में फ्लो करें, तो इससे एसोसिएटेड इस वाले लूप में करंट, अभी हम लोगों ने इसमें फ्लो किया तो हमने फ्लक्स, इसका फ्लक्स निकाला, इसका फ्लक्स निकाला, लेकिन अगर हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो अब हमें इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स निकालना है। व्हेन करंट I2 फ्लोज इन C2, जब C2 में फ्लो करेगा तो C2 में जो फ्लक्स होगा वो किसके कारण होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, तो आ जाएगा N2 phi2 नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्लक्स, तो N2 phi2 इज इक्वल टू L2 I2, तो L2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, जैसे इसमें हमने निकाला था L1 तो उसी तरीके से L2 आ जाएगा N2 phi2 अपान I2, ठीक। तो ये आ गया इस वाले कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स। अब इस वाले कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, वो हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, सो N1 phi1 M I2। तो यहाँ से अब क्योंकि phi1 phi2 बराबर है तो यहाँ जाएगा phi2, तो यहाँ हमारे पास phi2 का मान आ गया 2b का मान उठा करके 2a में रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा L2 इज इक्वल टू N2 बाई I2 मल्टीप्लाइड बाई M बाई N1 टाइम्स I2 से I2 कैंसिल, सो दिस इज N2 बाई N1 टाइम्स M, तो L2 का मान हमारे पास आ गया N2 बाई N1 मल्टीप्लाइड बाई M, इक्वेशन 2c। तो 2c और 2c और 1c, सो कंसीडर L1 डॉट L2, राइट, LHS को LHS से और RHS को RHS से, मतलब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन से, तो हमारे पास आ जाएगा L1 L2, L1 का मान रखेंगे N1 बाई N2 टाइम्स M, और L2 का मान रख देंगे N2 बाई N1 टाइम्स M, सॉल्व कर लेंगे तो L1 इंटू L2 इज इक्वल टू M स्क्वायर, सो M इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो दो कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, जबकि phi1 phi2 के बराबर हो तो, लेकिन रियलिटी में इन रियलिटी phi1 इज नॉट इक्वल टू phi2, दैट इज होल ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल कैन नॉट लिंक विथ अदर कॉइल, यानी phi1 बराबर phi2 पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, देयरफॉर इन जनरल M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2, जहाँ पे K जो होता है इसको बोला जाता है कपलिंग कांस्टेंट, ये डिटरमिन करेगा कि कितना फ्लक्स एक कॉइल का दूसरे कॉइल से लिंक हो रहा है। तो अगर phi1 बराबर phi2 है तो K का मान हो जाएगा 1। कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टेंस, तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टेंस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर दो इंडक्टेंस पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का मान कितना होगा, अगर दो इंडक्टेंस सीरीज में है तो उसके इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का मान कितना होगा। इंडक्टेंसेज इन सीरीज, व्हेन इंडक्टर्स आर एट लार्ज डिस्टेंसेज, व्हेन इंडक्टर्स आर एट लार्ज डिस्टेंसेज, तो पहला हो सकता है कि इंडक्टर आपका सीरीज में हो, लेकिन सीरीज में हो तो आपके पास ये होगा L1, ये हो गया L2, करंट I फ्लो करेगा, सीरीज में है तो इसमें भी I फ्लो करेगा, इसमें भी I फ्लो करेगा, तो मान लेते हैं इसके इक्विवेलेंट ये है, एक इक्विवेलेंट इसका जो है वो ये है, तो जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L और करंट आपका सीरीज में है तो I ही फ्लो करेगा, ठीक है। अब इसमें ये कंडीशन बन सकती है कि आपके पास जब इंडक्टर से बहुत दूर है, तो जब बहुत दूर है तो एक का फ्लक्स दूसरे से लिंक नहीं होगा, जब एक का दूसरे से लिंक नहीं होगा तो वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई काम ही नहीं, तो इस वाले केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका नहीं आएगा। जब दो इंडक्टर्स बहुत दूर हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। व्हेन टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 and L2 connected in series at large distance, then the same current I flows in both the coils, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2, तो phi बराबर कितना होगा, phi बराबर हो जाएगा Li L1I प्लस L2I, राइट, है ना। इस वाले में भी करंट I फ्लो कर रहा है तो इस सेल्फ इंडक्टेंस है तो ये आ जाएगा L1I, फ्लक्स इससे L1I, इससे L2I, और ये हो जाएगा Li, तो ये आ गया आपके पास, सॉल्व कर लोगे करंट सेम है कैंसिल हो जाएगा, तो L बराबर L1 प्लस L2, एज देयर इज नो लिंकेज ऑफ फ्लक्स बिटवीन कॉइल्स, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर दो इंडक्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं और बहुत दूर हैं, दो इंडक्टर्स अगर सीरीज में जुड़े बहुत दूर हैं जिसकी वजह से M का मान 0 हो जा रहा है, तो जो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो हो जाएगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। व्हेन इंडक्टर्स आर एट स्मॉल डिस्टेंस, अगर यही इंडक्टर स्मॉल डिस्टेंस पे हो, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस पे होंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस 0
नहीं होगा, मतलब एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे से लिंक करेगा थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो मान लो बहुत पास है, जब बहुत पास है तो इसमें मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इसमें V2 है, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप सीरीज में कितना हो जाता है V1 प्लस V2। तो मान लेते हैं इसमें EMF आ रहा है ε1 और इसमें ε2 आ रहा है EMF, और इसके जो इक्विवेलेंट है इसमें करंट I फ्लो करेगा, इसमें I फ्लो करेगा करंट, क्योंकि सीरीज में है तो सेम ही फ्लो करेगा। और ये आपके पास एक इक्विवेलेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट, और इसमें मान लेते हैं कि EMF है एप्सिलॉन। तो आपके पास जो EMF है एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε1 प्लस ε2, राइट। तो एप्सिलॉन जो हो जाएगा, एप्सिलॉन सेल्फ इंडक्टेंस, तो एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन EMF है, तो EMF बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इससे एसोसिएटेड जो आपका फ्लक्स है कितना होगा LI, इसलिए आ जाएगा माइनस एल डी आई ओवर डी टी, राइट। सेल्फ इंडक्टर्स में जो EMF आता है वो आता है माइनस एल डी आई ओवर डी टी। एप्सिलॉन 1 इसमें कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस एल डी आई ओवर डी टी माइनस प्लस डी आई ओवर डी टी। माइनस प्लस किसकी वजह से आ रहा है, माइनस प्लस एम डी आई ओवर डी टी, क्योंकि अब कॉइल आपका सीरीज में तो है लेकिन बहुत पास है, जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान अब जीरो नहीं रह पाएगा। प्लस एप्सिलॉन टू की जगह माइनस एल टू डी आई ओवर डी टी माइनस प्लस एम डी आई ओवर डी टी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे, तो अब डी आई ओवर डी टी सेम है, सॉल्व करेंगे तो एल का मान आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स अगर वो सीरीज में जुड़े हैं और बहुत पास हैं। ठीक है, अब इंडक्टेंसेस इन पैरेलल, अगर इंडक्टेंस पैरेलल है तो उस केस में इक्विवेलेंट इंडक्टर का मान कितना हो, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का मान कितना होगा। टू कॉइल्स कनेक्टेड पैरेलली एट लार्ज डिस्टेंस, मान लेते हैं कि बहुत दूर है, पैरेलल कनेक्टेड है लेकिन बहुत दूर है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास है सर्किट, एक इंडक्टर इस तरीके से है, एक इस तरीके से पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ करंट आपका पहले वाले में I1 फ्लो करेगा, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल में करंट डिफरेंट हो जाएगा, और ये I2 फ्लो करेगा, और यहाँ से करंट I आया सर्किट में जो कि I1 हो गया, I1 और इधर आ गया I2 आ गया, और फिर से यहाँ निकलेगा तो I हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों बहुत दूर है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का काम है नहीं, वो है जीरो। इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट आपके पास ये है। ठीक, पैरेलल सर्किट में हमें पता है कि वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, तो मतलब EMF जो होगा, जितना EMF इस पे आएगा उतना ही EMF इस पे आएगा, और उतना ही EMF इस पे आएगा, राइट। ठीक है, तो I इज इक्वल टू KCL से किरचॉफ करंट लॉ से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो अगर डिफ्रेंशिएट कर दे इसको तो डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ई जो आएगा, ई आ जाएगा आपके पास, मतलब इस वाले से माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ई वन आ जाएगा माइनस एल वन डी आई वन बाई डी टी, ई टू आ जाएगा माइनस एल टू डी आई टू बाई डी टी। ठीक है, तो अब हम कर क्या सकते हैं, यहाँ से डी आई ओवर डी टी का मान निकाल लें, तो डी आई ओवर डी टी का मान है कि माइनस ई बाई एल, सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे, यहाँ से डी आई वन बाई डी टी का मान निकाल लिया, माइनस ई बाई एल वन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, और डी आई टू बाई डी टी का मान माइनस ई बाई एल टू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, इतना गया। ठीक है, अब क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में ई वन ई टू ई सब बराबर होंगे, ईएमएफ बराबर होंगे पैरेलल में। ईएमएफ बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बराबर होगा, तो जब ये बराबर होगा ई वन बराबर ई टू बराबर ई, दिया जाएगा वन बाई एल इज इक्वल टू वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू, और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एल इज इक्वल टू एल वन एल टू अपान एल वन प्लस एल टू। अगर दो कॉइल बहुत दूर दूर हैं तो उनके कारण जो इक्विवेलेंट पैरेलल में इक्विवेलेंट जो आपके पास इंडक्टेंस का मान होगा वो आएगा इतना। टू कॉइल्स कनेक्टेड एट स्मॉल डिस्टेंसेस, अब आपके पास प्रॉब्लम है कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं लेकिन बहुत पास पास है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस काम करेगा। तो पहला जो आपके पास कॉइल है उससे ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस एल वन डी आई वन बाई डी टी प्लस माइनस एम डी आई टू बाई डी टी, यहाँ पे दूसरा वाला करंट यूज होगा, राइट, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, ई टू आ जाएगा माइनस एल टू डी आई टू बाई डी टी प्लस माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, और इक्विवेलेंट जो आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आएगा, राइट, क्योंकि ये जस्ट एक सिंगल है, तो सिंगल में कहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कम से कम दो कॉइल की जरूरत होती है। सो इन पैरेलल की बात करें तो ये ई वन बराबर ई टू है, ई वन बराबर ई टू है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन दे देते हैं 3a 3b और 3c, तो ई वन बराबर ई टू बराबर ई है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ई के बराबर कर सकते हैं, तो ये इतना आ जाएगा। तो जब इतना आ गया, और ये वाला भी, इसको भी हम 3b जो है, सॉरी 3b जो है इसको भी हम ई के बराबर कर सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास आ गया ई इज इक्वल टू माइनस एल टू डी आई टू बाई डी टी प्लस माइनस एम डी आई वन बाई डी टी।
इन दोनों को, क्योंकि ई बराबर है इतने का और ई बराबर है इतने का, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो आ जाएगा माइनस L1 DI1, LHS बराबर तो RHS बराबर होगा, तो माइनस L1 DI1 बाई dt प्लस माइनस M DI2 बाई dt माइनस L2 DI2 बाई dt प्लस माइनस M DI1 बाई dt। अब हमें करना क्या है, L2 को इधर लाना है और L1 वाले टर्म को इधर लाना है, तो ये आ जाएगा इतना। अब यहाँ से DI2 बाई dt कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा इतना, और इधर से DI1 बाई dt कॉमन ले लेंगे, इतना आ जाएगा। सिंस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I2 बराबर आ जाएगा I माइनस I1। सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, I2 इज इक्वल टू I माइनस I1, सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। अब यहाँ पे di बाई dt और ये di1 बाई dt है, तो di1 बाई dt जो ये वाला टर्म है ये RHS में भी है, तो हम करेंगे क्या, RHS में ले जाएंगे इस वाले टर्म को, ठीक है, इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये आ जाएगा L1 प्लस माइनस, ये माइनस है तो पूरा टर्म उधर जाएगा, तो L2 प्लस माइनस, और ये कॉमन हो गया, तो बेसिकली आ जाएगा di1 बाई dt ब्रैकेट के बाहर है L1 प्लस माइनस प्लस L2 प्लस माइनस, तो आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो di1 बाई dt का मान आ गया दिस टर्म डिवाइडेड बाई दिस टर्म, ये मान लेते हैं इक्वेशन है 3D, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ di बाई dt है, ठीक। तो हमने di1 बाई dt निकाल लिया 3D। अब di2 बाई dt जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि I2 बराबर है I माइनस I1, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, di2 बाई dt इज इक्वल टू di बाई dt माइनस di1 बाई dt, तो di बाई dt हो गया, और di1 बाई dt जो है इसका मान अभी हम लोगों ने निकाला, 3D से सब्सटीट्यूट कर देंगे, इतना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, L1 प्लस L2, राइट, ये LCM हो जाएगा पूरा इतना टर्म, तो आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m माइनस L2, ये प्लस माइनस है तो इसको क्या कर देगा, साइन को उल्टा कर देगा, सो दिस इज माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा L1 प्लस L2, ये आपका L2 कैंसिल, सो दिस इज L1, ये 2m है और ये माइनस है तो ये घट जाएगा, सो दिस इज m, तो L1 प्लस माइनस m, और ये आ जाएगा आपका नीचे L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। सब्सटीट्यूट इक्वेशन 3D एंड 3 इन इक्वेशन 3a, ठीक है। तो इसको अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे 3 को इन 3a, 3D ये होगा di1 बाई dt और 3 हो गया इतना di2 बाई dt, तो di2 बाई dt और di1 बाई dt को 3a में यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ सब्सटीट्यूट जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा E1 इज इक्वल टू माइनस L1 di1 बाई dt, 3D से सब्सटीट्यूट कर दिए, और प्लस माइनस m, ये जो है प्लस माइनस m, और ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, ये 3e का टर्म है, राइट, di2 बाई dt 3a में, उसकी जगह हम लोगों ने इतना सब्सटीट्यूट कर दिया। सॉल्व करेंगे, di बाई dt पूरा कॉमन हो गया, जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस L1 L2, अब नीचे वाला टर्म तो कॉमन है तो LCM कॉमन हो गया, तो ये जस्ट आ जाएगा माइनस L1 L2, ये आ जाएगा माइनस प्लस m L1, ठीक है, प्लस माइनस m L1, क्योंकि प्लस माइनस m है, प्लस माइनस m L1, और प्लस माइनस, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस दे देगा, तो ये प्लस m स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, तो m L1, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस L1 L2 प्लस m स्क्वायर, सो दिस इज m स्क्वायर माइनस L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m di बाई dt। अब ये जो है E1 जो है, क्योंकि E1 इज इक्वल टू E2, ये बराबर है, तो जब ये बराबर है तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको E लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3C E बराबर कितना था, माइनस L di बाई dt, सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस L di बाई dt, ये RHS आपका टच ही नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे इतना, तो di बाई dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा L इज इक्वल टू L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। तो अगर दो इंडक्टर्स बहुत पास हैं और पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का मान होता है L इज इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, और यहाँ माइनस m स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 2m आ जाएगा।